हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड। इस वीडियो में आज हम एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सेस डिमांड का मतलब समझेंगे, क्या डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ग्राफ पर किस तरह एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में भी सीखेंगे। कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड आपकी इकोनॉमी में जनरेट होती है उसके बारे में सीखेंगे। और साथ ही एक्सेस डिमांड से आपकी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन कीन्स ने दी है। कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन किया है। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। आप चाहें तो एक्सेस डिमांड को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। या फिर इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कम हो एग्रीगेट डिमांड से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इस सिचुएशन को भी हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं एक्सेस डिमांड को समझने के। आप दोनों तरीकों को ईजिली याद कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी। यहाँ पर भी हम वापस से एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, मार्केट में जो भी लेबर की प्राइस चल रही हो और वो काम कर भी रहे हैं, तो सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। और ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि एक्सेस डिमांड उस सिचुएशन को कहा जाएगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हमने सीख ली है। तो ये तो हो गया आपका एक्सेस डिमांड का मतलब। नाउ हम डिस्कस करते हैं एक्सेस डिमांड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, एक्सेस डिमांड इम्प्लाइज इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब यह है कि एक्सेस डिमांड से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, यानी महंगाई होती है। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है, एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप विच कॉजेज राइज इन द प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप आता है, जिसमें आपकी इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ती है। और हम जानते हैं जब प्रोडक्ट की प्राइस लगातार बढ़ती जाती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो उससे इन्फ्लेशन आता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। आगे लिखा है, इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यह पॉइंट आपको ग्राफ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब यह है कि इन्फ्लेशनरी गैप उस डिफरेंस को कहा जाता है जहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, जिसको अभी हम जब ग्राफ बनाएंगे तो और बेटर वे में समझ जाएंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। किस तरह ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। साथ ही आगे लिखा है, इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड। द गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप एज इट कॉजेज इन्फ्लेशन विच मीन्स कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस इन द इकनॉमी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस आपको एक्सेस डिमांड भी बताता है। और अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो उससे आपकी इकनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, जिसका मतलब होता है आपकी इकनॉमी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
उन सभी की प्राइजेज में इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होगा तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है, जिसका मतलब है कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस। नाउ इस पॉइंट को आप चाहें तो एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ये इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में काम आएगी। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कम है कंपेयर टू डिमांड। और अगर प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन आएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है। इस तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक्सेस डिमांड को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। काफ़ी सिंपल ग्राफ है। इसमें आपको एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो करना है, और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट को शो करोगे, और आपका ओरिजिन ऑफ पॉइंट ओ होगा। देन ग्राफ पर जो 45 डिग्री लाइन है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो इनकम के इक्वल होता है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे एट फुल एम्प्लॉयमेंट तो कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पर आपका लेवल ऑफ इनकम होगा ओ से लेकर वाई तक। और आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। नाउ हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करोगे तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा करने से आपके इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है उन दोनों में डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को हम पॉइंट एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर एफ से लेकर ई तक का जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसी को हम एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो अगर आपको ग्राफ पर एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पर आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इस तरह आपका ग्राफ पर किस तरह एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी कंप्लीट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स सेम वही हैं जो हमने डेफिशिएंट डिमांड के अंदर डिस्कस किए थे, बस यहाँ पर हमने सभी सिचुएशन को अपोजिट ले लिया है। डेफिशिएंट डिमांड में जो चीज़ें डिक्रीजिंग थी वो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएंगी, और जो चीज़ें हमने डेफिशिएंट डिमांड में इंक्रीज़ की थी वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगी। बाकी सारे पॉइंट्स सिमिलर हैं। हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है जिसका रीज़न एमपीसी का बढ़ना या फिर एमपीएस का कम होना हो सकता है, तो उस वजह से भी आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होगी। इसी तरह आपके सेकंड पॉइंट में लिखा है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन क्रेडिट फैसिलिटीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है जिसका रीज़न क्रेडिट फैसिलिटीज़ का बढ़ना या इंटरेस्ट रेट का कम होना हो सकता है, तो इस वजह से भी आपकी इकनॉमी में एक्सेस डिमांड जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपकी इकनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे भी एक्सेस डिमांड जनरेट होगी। देन आपका थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है तो उससे भी एक्सेस डिमांड जनरेट होगी। देन फोर्थ पॉइंट है राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इंपोर्ट्स। इसका मतलब है कि अगर आप अपने इंपोर्ट्स को कम करते हैं या फिर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं
तो उससे भी आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है। देन आपका फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट मीन्स फाइनेंसिंग द बजट डेफिसिट बाय प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी के अंदर मनी के सप्लाई को इंक्रीज करते हो, यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन को बढ़ाया जा रहा है और नोट्स को प्रिंट करके, तो उससे भी आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होगी। और लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस। इसका मतलब यह है कि अगर आपके टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए तो आपके पास गुड्स को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा गुड्स खरीद पाओगे। तो अगर आप ज़्यादा गुड्स खरीद पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे भी एक्सेस डिमांड जनरेट होगी। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि अगर ये 6 पॉइंट आपकी इकोनॉमी में है या इनमें से कोई भी पॉइंट है तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड डेफिनेटली जनरेट होगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये सभी आपके रीजंस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों किसी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड जनरेट होती है। इस तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेस डिमांड होने से आपकी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। टोटल हम 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इस पॉइंट को हमने सेपरेटली भी डिस्कस कर लिया था अभी, पर एक बार हम वापस से और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्सेस डिमांड से आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है। तो उसमें लिखा है एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। देन आगे लिखा है इन फैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड एंड टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ करके ही एग्रीगेट सप्लाई जो भी आपकी होगी वो बना चुके हो, तो आप चाहकर भी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आगे लिखा है आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपने सारा प्रोडक्शन कर लिया है तो आउटपुट जो आपका प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, उससे आप बदल नहीं सकते। देन आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड excess demand generates pressure of demand on the existing resources. Accordingly, cost of production tend to rise, which leads to a rise in the general price level of the economy. इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज़ करके प्रोडक्शन कर लिया है, तो इसकी वजह से अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है तो उससे आपकी प्रोडक्शन पे जो बढ़ नहीं सकता उस पर प्रेशर आएगा, आपके रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से उनकी प्राइस बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही है कि आपके गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक्सेस डिमांड होने से आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उस पर प्रेशर आता है, जिसका मतलब ये है कि आप और प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो जो गुड्स बन चुके हैं उनके दाम बढ़ेंगे, उनकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ती है तो उसका मतलब इन्फ्लेशन तो होता ही है। तो आपको याद रखना है कि एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप आता है। इसलिए लास्ट लाइन में लिखा है कीन्स आइडेंटिफाइज दिस सिचुएशन एज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यही है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो अकॉर्डिंग टू कीन्स भी इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस। तो ये आपका डिटेल वर्जन हो गया एक्सेस डिमांड से किस तरह इन्फ्लेशन आता है आपकी इकोनॉमी के अंदर, जो आपको अच्छे से याद रखना है। देन सेकंड पॉइंट है वेज प्राइस स्पाइरल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी जो हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड भी है। इसका मतलब क्या है और किस तरह ये काम करता है उसके बारे में समझते हैं। इसमें लिखा है excess demand leads to a wage price spiral in the economy. It is a situation when wages catch prices and prices catch wages. इसका मतलब यह है
कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है, आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सेस डिमांड है तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इसी को हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। तो ये एक सर्कल है जिसके अंदर वेजेस की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और प्राइसेस बढ़ने की वजह से वेजेस इंक्रीज होती है, जिसे हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। और ये सिचुएशन तभी आती है जब आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड हो। आगे लिखा है, अकॉर्डिंगली द इकोनॉमी मे बी ड्रिवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड आ चुकी है तो उससे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाएगा, और जब लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो सिचुएशन को हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कह सकते हैं, जो आपको याद रखना है। नाउ वेज प्राइस स्पाइरल किस तरह वर्क करता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये, आपको सिर्फ इस लाइन को याद रखना है। हम जानते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट हो चुकी है, तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट होती है तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिसमें मेनली वेजेस की प्राइस इंक्रीज होती है। और अगर आपकी वेजेस की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उससे ऑब्वियस ही बात है उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट्स पर भी आएगा, यानी आपकी जनरल प्राइस भी इंक्रीज होगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है तो वापस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट होना कंफर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेजेस के बढ़ने से पहले प्राइसेस बढ़ रही है और फिर प्राइसेस बढ़ने की वजह से वेजेस वापस से बढ़ रही है। इसी को हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है, थस वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। दिस स्पाइरल इफ टर्न्स इनटू हाइपर इन्फ्लेशन बिकम्स अ सीरियस थ्रेट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर वेज प्राइस स्पाइरल आ जाता है तो इससे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाएगा, और इससे आपकी इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये काफ़ी सीरियस थ्रेट है कि अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। देन आपका थर्ड पॉइंट है जो हमने डेफिशिएंट डिमांड में भी डिस्कस किया था, विच इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें लिखा है, excess demand causes loss of profit. Profit is lost because owing to the lack of excess capacity, the producers are not able to raise their supply. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होता है तो उससे एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट का लॉस भी होगा। प्रॉफिट का लॉस किस तरह होगा, उसके लिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट का लॉस इसलिए होता है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस डिमांड आई है वो उससे फुलफिल नहीं कर सकता, और अगर उससे फुलफिल नहीं कर सकता प्रोड्यूसर तो उससे डेफिनेटली लॉस तो होगा ही। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और मार्केट में डिमांड 120 यूनिट्स की आ चुकी है, तो प्रोड्यूसर जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर सकता, तो जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स का लॉस हुआ है उसी को हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। आगे लिखा है, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट owing to unfulfilled demand in the economy। इसका मतलब यही है कि आपकी इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड जनरेट हो चुकी है उसे प्रोड्यूसर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसी लॉस को हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो सिंपली अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर को हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरह आपका एक्सेस डिमांड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों की सिचुएशन को देख लिया है, दोनों का मतलब समझ लिया है, क्या कारण है उसके बारे में भी समझ लिया है, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जाए, जिसके लिए हम फिस्कल्स मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स दोनों का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।